गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ स्वाति शर्मा। मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एज टीचिंग असिस्टेंट कार्यरत हूँ। हमारा आज का पेपर है सेमेस्टर 4 CC 10 इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया सिंस 1206 टू 1757। हमारे पिछले वीडियो में हमने मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात की। आज उसी को पढ़ाते हुए हम उसके अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। हमने मुगल काल में आर्थिक आय के साधनों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि उपहार भी राजकीय आय का एक साधन होता था। तो मुगल सम्राटों को अधीनस्थ राजाओं और मनसबदारों द्वारा जो उपहार मिलते थे उन्हें पेशकश कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में जो नकद पेशकश को नजर कहा गया, नकद पेशकश को औरंगजेब के शासन में नगद कहा गया था। और शहजादों को जो उपहार दिए जाते थे उसे नियास कहा जाता था और अमीरों से मिलने वाले उपहार को निसार कहा जाता था। मुगल काल में आय का एक और साधन उस संपत्ति को भी कहा जाता था जिसमें कोई व्यक्ति या कोई जमींदार जो वंशानुगत या फिर वारिस या उत्तराधिकारी के अभाव में या कोई उत्तराधिकारी ना होने पर जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उस धन को बैतुल माल या शाही खजाने में जमा कर लिया जाता था। ये भी राजकीय आय का एक साधन था। अब लगान निर्धारण की कुछ अन्य प्रणालियां भी उस समय व्यवस्थित थी। उसमें एक प्रणाली थी बटाई या गल्ला बख्शी कहा जाता था। इस प्रणाली में किसानों को अनाज या नकद आधार पर कर जमा करने की छूट थी, लेकिन सरकार का प्रयास रहता था कि राजस्व हमेशा ज्यादातर नकद ही ली जाए। कुछ खास फसलों जैसे कपास, नील, तेल, बीज, दलहन, तिलहन, इन पर और ईख जैसी फसलों पर हमेशा नकद ही लिया जाता था और इन्हें नकदी फसल भी कहा जाता था, क्योंकि ये फसलें ज़्यादातर संरक्षित करके रखी नहीं जा सकती थी। ये अधिक लंबे समय पर संरक्षित नहीं रखी जा सकती थी अनाज गृहों में, जैसे कि आम अनाज, गेहूं, धान वगैरह को संरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन इन फसलों को बहुत अधिक समय तक संरक्षित नहीं रखा जा सकता था। तो ऐसी फसलों को नकद के रूप में ही इनका कर लिया जाता था, इसीलिए इन्हें नकदी फसल कहा जाता था। कर प्रणाली में खेती के बंटवारे के हिसाब से कर लगाया जाता था और इन खेतों को 3 प्रकार से बंटवारा किया जाता था। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई कहा जाता था। खेत बटाई क्या था? जब फसलों को लगाया जाता था, यानी कि खड़ी फसल या बुआई के समय ही जब उसका बंटवारा कर दिया जाता था तो उसे खेत बटाई कहा जाता था। लंक बटाई के अंतर्गत वो बटाई आती थी जब उसमें खेत से फसल काटने के बाद, खलिहान ले जाने के बाद, परंतु उसमें से भूसा अलग करने के पहले जब कृषक और सरकार के बीच में बंटवारा किया जाता था, इसे लंक बटाई कहा जाता था। और तीसरा हिस्सा था रास बटाई। इसमें भूसा निकालने के बाद सरकारी हिस्से का निर्धारण किया जाता था। यह व्यवस्था मुगलकालीन शुरुआती समय में ज़्यादा इसका उपयोग किया गया था, बाबर और हुमायूं के समय तक इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। इसका प्रयोग अधिकतर काबुल, कश्मीर और थट्टा के इलाकों में किया गया था। मुगल काल में कपास, तिलहन, दलहन, ईख आदि फसलें, जिन्हें नकदी फसल कहा जाता था, इन्हें तिजारती फसल भी कहा जाता था। एक और प्रणाली उस समय प्रचलित थी जिसे नक्श पद्धति कहा जाता था। कि नक्श पद्धति क्या है? नक्श पद्धति कोई खास प्रणाली या पैमाइश पर बनाई गई पद्धति नहीं थी, बल्कि इसमें जमीन को प्रत्येक वर्ष मापा नहीं जाता था, यानी उसकी पैमाइश या नपाई प्रत्येक वर्ष नहीं की जाती थी। और वहाँ का जो पटवारी होता था उसके द्वारा जो लिखी गई माप है, उसी के आधार पर अनुमान द्वारा कर निर्धारित किया जाता था। इसे ही नक्श प्रणाली कहा जाता था। और इसमें क्योंकि कोई प्रणाली या कोई तकनीक या फिर कोई व्यवस्थित आधार पर इसका निर्धारण नहीं किया जाता था, इसीलिए इसे कच्ची प्रणाली कहा गया है और इसे कनकूत भी कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में भूमि लगान साधारणतः 1/3 उपज का तिहाई हिस्सा रहा है, जो कि ज्यादातर समय में यही रहा है पूरे मुगल काल में। परंतु
लेकिन इसमें अनाज और नकद किसी भी तरह से लोग कर जमा कर सकते थे। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो नकद लेना उनका पहला प्रेफरेंस होता था। लेकिन अकबर ने सूर्य के आधार पर इलाही संवत चलाया। इसे फसली संवत भी कहा जाता था। इसमें किसानों को भू राजस्व अदा करने और मुगल शासकों को अपनी या अधिकारियों को अपनी राजस्व आलेख तैयार करने में सुविधा होती थी। ये एक कैलेंडर की तरह होता था जिससे समय निर्धारित होता था कि अब उन्हें अपने कर का समय आया है या फिर उन्हें अब अपना लेखा जोखा जमा करना है। तो ये एक प्रकार का कैलेंडर था। जैसे प्राचीन काल में हमने विक्रम संवत, शक संवत के बारे में सुना है, वैसे ही अकबर के समय में इसे इलाही संवत कहा जाता था, जिसे अकबर ने शुरू किया था। अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जहांगीर ने भी उसे वैसे ही चलाया। मतलब ज्यादातर हिस्सों में उसने अकबरकालीन व्यवस्था को ही बनाए रखा। लेकिन प्रबंधन में वह अकबर की तरह कुशल साबित नहीं हो सका, क्योंकि जहांगीर उस सारी व्यवस्था को उस कुशलता से नहीं पूरा कर सका जिस तरह से अकबर ने किया था। शाहजहां ने अकबर की जब्ती प्रणाली को अधिक महत्व दिया और पूरे बंगाल में जहांगीर ने जब्ती प्रणाली को अधिक महत्व दिया और पूरे बंगाल में इसे बिना किसी परिवर्तन के साथ लागू कर दिया। उसने भूमि अनुदानों को भी बढ़ावा दिया, जिससे जागीरदारों की संख्या काफी बढ़ गई थी। शाहजहां ने इस लगान दर में परिवर्तन किया, जो कि अभी तक अकबर के हिसाब से 1/3 यानी 1/3 हिस्सा ही चले आ रही थी। मतलब फसल का लगभग 30 से 33% हिस्सा। लेकिन शाहजहां ने इसमें परिवर्तन करते हुए इसे 33% से 50% तक कर लेना शुरू कर दिया था। उसने लगान वसूली के लिए ठेकेदारी भी आरंभ की। यह एक और परिवर्तन था जो शाहजहां के काल में किया गया था। शाहजहां वह प्रथम मुस्लिम या मुगल शासक था जिसने मुर्शीद कुली खां की सहायता से दक्षिण में भी भू राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, क्योंकि अकबर के काल में दक्षिण की तरफ इतना ज्यादा प्रयास नहीं किया गया था। और औरंगजेब ने भी, शाहजहां के बाद औरंगजेब ने भी नस्क प्रणाली को अपनाया और उसने भी भू राजस्व की उपज का आधा हिस्सा लगभग तय कर दिया। औरंगजेब के समय जागीरदारी और ठेकेदारी प्रथा में काफी विस्तार हुआ था, क्योंकि उसने अपने शासनकाल में कहीं ज्यादा जागीरें देनी प्रारंभ कर दी थी और इससे जागीरदारी प्रथा को यानी ठेकेदारी प्रथा को बहुत ज्यादा प्रश्रय मिला था। और ये जागीरदारी प्रथा बाद में चलकर मुगल काल के या मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बनी थी, क्योंकि जो जागीरें दी जाती थी वो अपने स्थान पर कर देने के बाद उस क्षेत्र के लगभग मालिक बन जाते थे। और बाद में औरंगजेब के बाद के काल में अयोग्य शासक जिनकी पकड़ साम्राज्य पर उतनी अधिक नहीं थी जितनी कि औरंगजेब के समय तक बनी हुई थी, सब अपने अपने ढंग से मनमाने होते चले गए और अपने अपने क्षेत्र के अधिपति बनते चले गए और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य ही बना लिया। हालांकि वो मुगल शासन के अधीन रहे, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के थे। जैसे बंगाल, अवध, ये के इलाके। अब मुगल काल में जिस तरह से खेतों को या फिर बटाई के लिए भी बनाए के भी हिस्से किए गए थे, उनका वर्गीकरण किया गया था, उसी प्रकार कृषकों को भी 3 वर्ग में विभाजित किया गया था: खुद कास्त किसान, पाही कास्त किसान और मुजारियन। खुद कास्त किसान क्या थे? वे किसान जो उसी गांव में खेती करते थे जिसके वे निवासी थे, यानी जहां वे रहते थे वहीं खेती करते थे, उनके अपने खेतों में, वो होते थे खुद कास्त किसान। इन्हें मालिके जमीन भी कहा जाता था। दूसरे किस्म के कृषक थे पाही कास्त किसान। ये किसान दूसरे गांवों में जाकर के खेती करते थे, मतलब वो उस क्षेत्र के या उस इलाके के निवासी नहीं थे जहां वे खेती कर रहे थे, और वो कहीं और यानी दूसरे गांवों में जाकर के खेती करते थे, इसलिए इन्हें पाही कास्त किसान कहा जाता था। वो अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे जहां वे खेती कर रहे होते थे। और तीसरे थे मुजारियन किसान। ये वे कृषक थे जिनके पास या तो जमीन नहीं थी या इतनी कम जमीन थी जिससे वे अपने परिवार की कुलपूर्ति नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे खुद कास्त किसानों से किराए पर जमीन लेकर उस पर खेती करते थे। इन्हें मुजारियन कहा जाता था।
इन कृषकों में दो वर्ग भी था। एक भूमिया वर्ग जो कि पैतृक जमीन के मालिक होते थे, उन्हें भूमिया वर्ग कहा जाता था, और दूसरा गिरसिया वर्ग। गिरसिया वर्ग को केवल जमीन का संरक्षण का अधिकार था, वे उसके मालिक नहीं होते थे। मुगल काल में जमींदारों या जागीरदारों को, जिन्हें बाद में ब्रिटिश काल में जमींदार कहा गया, वही जागीरदार होते थे जिन्हें कुछ जागीरें दी जाती थी। उनको खोती, मुकद्दमी, विस्वी या भोगी भी कहा जाता था। कृषि के अलावा कृषकों पर कुछ अन्य कर भी लगाए गए थे, जिन्हें उपकर कहते थे। ये पशुओं पर कर, चारागाह पर कर आदि जो लिए जाते थे, इन्हें उपकर कहा जाता था। अकाल पड़ने पर या ऐसी कोई विषम परिस्थिति, अतिवृष्टि या सूखा, इन स्थितियों में लगान में छूट दी जाती थी और तकावी भी दी जाती थी। ये तकावी क्या थी? तकावी अकबर काल में व्यवस्थित की गई एक प्रणाली थी, एक व्यवस्था थी, जिसमें ऐसे विषम परिस्थितियों में या जैसे अकाल, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ऐसी स्थितियों में कृषकों को ऋण दिया जाता था, जिससे वे अपनी क्षतिपूर्ति करते थे और अपनी कृषि को व्यवस्थित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार से या राजस्व से धन उन्हें मिलता था। इसे ही तकावी कहा जाता था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कृषि का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। उसमें उसने रबी की 16 फसलें और खरीफ की 25 फसलों का उल्लेख किया है। इस प्रकार हमने मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था का पूरा विवरण प्रस्तुत किया कि शुरुआत से लेकर के मुगल शासन के, जब तक मुगल साम्राज्य पूरी तरह से व्यवस्थित था, उस समय तक कब और क्या क्या परिवर्तन हुए और मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।